हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं साइंस के, किस टाइप के आए थे और दो तीन पेपर का मैंने क्वेश्चन निकाल के और आपके लिए लेके आया हूं और थोड़ा एनालिसिस करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कितना डेप्थ में आएगा। क्वेश्चन तो वैसे साइंस के बहुत ईजी थे, सबसे बन जाने चाहिए थे। अगर जिनका भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पे वर्क करने का जरूरत है। बाकी थ्योरी जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब लेवल काफी मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं नॉन टेक का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन का है। दे कंटेन मेटेलिक बॉन्ड्स, दे हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे हैव अ रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर और दे हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें मॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो आपका शेयरिंग से बनता है, जो शेयरिंग से बनता है। और जो आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड जो बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके कारण उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 8। तो 8 किसका एटॉमिक नंबर है। तो देखो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कम से कम तो 30 तक याद करके रख लो कि किसका क्या एटॉमिक नंबर है एकदम से। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एटॉमिक नंबर 8 कोई जानता ही है, O2, 8 दूना 16। तो 8 हमारा ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6। ठीक है, ये सबको पता है, तो एक बार 30 तक कवर करके जाना आप लोग। और कभी कभी पूछ देता है ग्रुप्स भी, हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है, आपका एल्केलाइन ग्रुप कौन सा है, एल्केली ग्रुप कौन सा है, तो वो भी थोड़ा सा एक बार पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाना। नेक्स्ट है हमारा, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम्स इज मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल देते हैं, पता है सबको, हाफ mv²। तो हाफ इंटू एम जो दिया है 50 ग्राम है, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 15 मीटर। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं और कैलकुलेशन आपके पास कैलकुलेटर है ही, इसको करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 5.625 जूल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर जो है 3rd। तो इजी क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग से ही कि क्वेश्चन आपके आएंगे, न्यूमेरिकल आपका आएगा, तो बहुत इजी था। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा मतलब लेंदी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल था। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो टोटल मिक्सचर जो हो गया आपका 200 प्लस 40 मतलब 240 हो गया, 240। इसमें पूछा क्या है कि 40 जो है मास परसेंटेज ऑफ NaCl, तो मास कितना था 40 ग्राम, 40 बाई 1 240 कर दो, मतलब टोटल 40 बाई 240, ये हो गया 0 से 0, 4 से 6 चौके 24, 1/6। तो 1/6 आपको अगर परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो 1/6 देखते ही आप 16.767% मार दोगे, क्योंकि फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये जनरल मतलब चीज है, जो परसेंटेज स्टार्ट करोगे तो आपको आना चाहिए, ताकि आप इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो इसका आंसर होगा 16.67। तो इजी क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ तोप वाला क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है आपका, कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -2 सेंटीमीटर, व्हाट इट इज इट्स पावर। तो सिंपल सा देख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होता है आपका, दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर, आपका पावर क्या होता है 1/f। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है हमेशा, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -2 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2/100। 2/100 मतलब 0.02, या ऐसे ही रहने देते हैं 2/100, इजी होगा। तो P क्या होता है 1/f, 1/f मतलब 2/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा 100/2, माइनस भी रख लेना आप लोग, माइनस भी रख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 50, तो -50 डायोमीटर आपका इसका पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस विल बी। क्या है कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, इमेज डिस्टेंस v होता है, और f होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 डाल देते हैं यहाँ पे, 25 इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। u कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा होगा कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस है वो इस तरफ होगा तो नेगेटिव में लिया जाता है, तो ये 15 को माइनस में लेंगे हम। ठीक है, माइनस में ले लिया, -15। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो छोटा डिस्प्ले है तो ये करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो 1/v मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 1/v इजिकल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/15। ठीक है, -1/15, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 1/v इजिकल टू 1/25 और माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 25 और 15, 25-15 का एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 15, 5 3 और 5-25 और 3, 5-25 3 75, 25-75। ठीक है, तो आपका इसको कर देते हैं, ये 1/v इजिकल टू 1/25 माइनस 1/15, ये हो गया 75, ये हो गया 25-75 माइनस 15-75, ये हो गया आपका -2/75, मतलब 37, मतलब 34 दुना 32 दुना 64, नहीं 35 दुना 70, 36 37 37.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 37.5 सेंटीमीटर आपका जो होगा इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका an alloy is considered a homogeneous mixture because it contains 2 or more phases, it exhibits uniform composition throughout, its components can be separated by filtration, its components are chemically combined in fixed proportion। तो देखो यहाँ पे ये आपका 2 और मोर फेजेस में नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। और जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है वो पूरा मतलब शुरू से अंत तक आपका सेम होता है, मतलब उसका कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है, तो इट एग्जिबिट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इच कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो नहीं, सी वाला नहीं होगा, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगा कंपोनेंट उसका। इट्स कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन, तो नहीं, केमिकली कंबाइंड भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है, तो आपका सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा आपका था, अच्छा क्वेश्चन था ये, जो होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ के गए होंगे उनके लिए इजी होगा, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने देखा इससे आपको रियलाइज होगा कि जो v² लाना है तो स्क्वायरिंग एक ही में है यहाँ पे, बाकी में नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं आता निकालने, तो निकालने के लिए भी मैं बताता हूँ आपको निकालना कैसे है, आपको चेक करना है। देखो नेक्स्ट पहले है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम ए यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, तो डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू MAS। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, तो AS यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू AS के जगह पे रख देते हैं, तो 2 इंटू W बाई M, AS इधर लोगे तो M इधर चला जाएगा, तो W/M। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो u जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2 इंटू W/M। तो यहां से W ले लेते हैं, W भी तो एक टाइप का एनर्जी ही है, W ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, हाफ v² इंटू M या हाफ mv²। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है डी। बाकी आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी देख के यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी देख के मार सकते थे कि v² यहाँ पे है, तो आपका और किसी में नहीं है। ये भी जो फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v माइनस यू इज इक्वल टू 80 या v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम ही है, तो ये नहीं होगा। ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ये डायरेक्ट मार सकते थे। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू pH ऑफ प्योर वाटर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड। तो प्योर वाटर में जूस, लेमन जूस जब ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा pH वैल्यू पे। तो देखो लेमन जूस होता है वो साइट्रस होता है,
आपका एसिड मौजूद होते हैं उसमें, तो आपका जो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहाँ पे जाएगा, वैल्यू है वो पीएच जो लो हो जाएगा उसका। और प्योर वाटर का जो आपको पता होगा पीएच कितना होता है, 7 होता है, तो 7 से माइनस जाएगा तो कम जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पीएच इंक्रीजेस नहीं, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज होगा तो वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेसिक की तरफ चला जाएगा, बेस, एसिड बेस। और पीएच रिमेन सेम नहीं, सेम नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। पीएच बिकम्स न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो 7 ही है। पीएच डिक्रीजेस तो बिल्कुल पीएच डिक्रीज हो जाएगा और वो एसिड के तरह बिहेव करने लगेगा। 0 to आपका 14 रहता है, तो आपका 7 न्यूट्रल है, तो इससे कम होगा तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा और पीएच डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसमें देखना है कि मिक्सचर और कंपाउंड को कौन सही से दिखाया है ये चारों ऑप्शन में से। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए इस पे। तो फर्स्ट देख लेते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट मिक्सचर को। कंपाउंड रिक्वायर्स केमिकल मेथड, बिल्कुल कंपाउंड को केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मिक्सचर में क्या फिक्स रेशियो में होता है? नहीं, मिक्सचर में फिक्स रेशियो में नहीं होता है, मिक्सचर में वेरिएबल रेशियो में होता है और कंपाउंड में फिक्स रेशियो में होता है। प्रॉपर्टीज ऑलवेज द सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सही बात है, जो मिक्सचर में होता है जो प्रॉपर्टीज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का सेम होता है, बट कंपाउंड में जो है वो आपका डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट, डिफरेंट नहीं, आपका यूनिक होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बाय केमिकल रिएक्शन, बाय सिंपल मिक्सिंग, नहीं, सिंपल मिक्सिंग यहाँ पे होता है, मिक्सचर के लिए सिंपल मिक्सिंग होता है और केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सेपरेशन होगा। ये अच्छा स्तर का क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों का मेरे हिसाब से सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड वेव विथ लो फ्रीक्वेंसी विल हैव, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा, अ लो एम्पलीट्यूड, अ शॉर्ट वेवलेंथ, अ हाई पिच, अ लो पिच। तो लो फ्रीक्वेंसी होगा तो आपका पिच लो होगा, पिच, ये याद रखना, पिच लो होगा। पिच क्या है, श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस ऑफ साउंड मतलब तीव्रता साउंड का बताता है। इसमें एक और चीज बता देता हूं, लो पिच है तो डी वाला आंसर होगा। इसमें एक चीज बता देता हूं, ओमेन हैव, ओमेन का हाई पिच होता है एंड जो मेन होते हैं वो लो पिच होता है मेन का। देखना, जो तीखा आवाज होता है वोमेन्स का तीखा आवाज होता है ज्यादा, चाय चाय, और जो मेन का होता है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया। एम्पलीट्यूड क्या है, लाउडनेस, लाउडनेस को बताता है, जितना ज्यादा लाउड उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका। वेवलेंथ आपको पता ही है, क्रस्ट और दो क्रस्ट के बीच में का डिस्टेंस जो होता है वो आपका वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal wire is stretched but it does not break easily, this property is known as hardness, बिल्कुल लेना देना नहीं है इससे। डक्टिलिटी बात करते हैं, मेलिबिलिटी, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, टूट जाता है, तो कास्ट आयरन जैसे हो गया, कास्ट आयरन हो गया, वो ब्रिटल होता है, टूट जाएगा, वो कभी भी आप खींचोगे टूटेगा, वो कभी भी मतलब स्ट्रेच नहीं होगा। नेक्स्ट है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है कि मेलिबिलिटी आप रोल करके किसी चीज को सीट में कन्वर्ट कर लेते हो, वो मेलिबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डनेस, आपको पता है प्रॉपर्टीज है मेटल का, हार्डनेस उससे लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल वायर का जहां पे आप खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्म होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, तो वो आपका डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 U and sulfur exist as A8 molecules. What is the molecular mass of sulfur? देखो ये आपका मास तो दे ही दिया है 32 और मॉलिक्यूल 8 दे ही दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 38, 32 into 8, सिंपल सा 32 into 8 आपका 256 निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास सबसे क्वेश्चन आएंगे ही, आपके आएंगे, तो आप जिसने भी देख लिया होगा या फिर इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स में आपका एटॉमिक मास से नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच इज मोस्ट पावरफुल एंड काउजेस डैमेज टू डीएनए इज यूवीसी, यूवीबी, यूवीडी, यूवीए। तो ये इसका आंसर है यूवीबी। यूवीबी है जो वो डैमेज करता है डीएनए को। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ हीटिंग एलिमेंट। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे कि आपका हीट इंक्रीज हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट का। यूजिंग अ मटेरियल विथ हाई कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी हाई होगा तो आपका उसमें रुकेगा नहीं करंट, करंट रुकेगा नहीं तो हीटिंग कहां से डेवलप होगा, हाई कंडक्टिविटी होगा तो।
डिक्रीजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज अगर कम होगा तो वहां भी हीट डेवलप नहीं होगा। देखते हो बल्ब, देखे हो बल्ब 100 वाट वाला हम लोग यूज करते थे, अगर वोल्टेज ज्यादा रहता तो गर्म ज्यादा रहता था वो, अगर वोल्टेज कम रहता था तो गर्म कम रहता था। तो वो चीज यहाँ भी अप्लाई नहीं होता, यहाँ भी अप्लाई नहीं होता। यूजिंग अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा, तो वो इजिली करंट पास कर जाएगा। सिंपल सा बात है, इजिली करंट पास कर जाएगा, तो यहाँ भी हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो हीट के लिए यूज करते हैं नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, वहां उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो करंट को वो जल्दी पास नहीं होने देता है, रोक के रखता है, तभी जाके हमको ज्यादा हीट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। बिल्कुल, करंट जितना ज्यादा फ्लो करेंगे हीटिंग उतना अच्छा मिलेगा हमको। तो नेक्स्ट है अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना along the roads is an example of यूनिफॉर्म मोशन, रोटेशनल मोशन, रैंडम मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्पीड सेम है आपका, रैंडम मोशन बिल्कुल भी नहीं होगा, रोटेशनल मोशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट रोड पे बोला है, और तो बचा कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन टाइम के साथ आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द फाइन पाउडर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मॉडिफाइड एंड रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड, ये होता है आपका पॉलीब्लेंड, और ये जो है तीन आपका प्लास्टिक है, रॉ मटेरियल प्लास्टिक के। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक, तो पॉलीब्लेंड होता है फाइन पाउडर ऑफ आपका प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट्स ब्राउनियन मोशन बट कोलाइड्स डू नॉट। तो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया या कोलाइड सॉल्यूशन हो गया, दोनों में ब्राउनियन मोशन देखने के लिए मिलता है। इनका पार्टिकल जो है वो सराउंडिंग पार्टिकल के साथ मूवमेंट करता है। ठीक है, यही है आपका रैंडम मूवमेंट करता है, यही है आपका ब्राउनियन मोशन। तो दोनों करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रू सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट बट कोलाइड्स डू नॉट। तो यहाँ पे आपका उल्टा है, कोलाइड्स में आपका टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है आपका, और ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन हैव अ विजिबल सॉल्यूट पार्टिकल वेयर कोलाइड्स हैव इनविजिबल डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें विजिबल सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, तो नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल सॉल्यूट पार्टिकल नहीं होते हैं। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन हैव अ सिंगल फेज सिस्टम वेयर कोलाइड्स हैव अ टू फेज सिस्टम। तो बिल्कुल जो ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे कि आप पानी में शुगर मिक्स कर रहे हो, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, आपका सिंगल फेज है। जो कोलाइड्स होते हैं वो टू फेज सिस्टम होते हैं, वो आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज द करेक्ट वे टू कनेक्ट एमीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं ताकि जो एमीटर का रीडिंग है एकदम एक्यूरेट आए। तो देख लेते हैं। इन सीरीज विद द कंपोनेंट, इन पैरेलल विद द कंपोनेंट, इन आइदर सीरीज और पैरेलल, इन पैरेलल विद द सोर्स। तो पैरेलल विद द सोर्स नहीं होगा, आइदर सीरीज और पैरेलल, मतलब किसी में भी कर दो, नहीं। इन पैरेलल विद द कंपोनेंट नहीं, इन अ सीरीज विद कंपोनेंट, बिल्कुल सीरीज में करेंगे एमीटर को, क्योंकि करंट जो है वो आपका समान रहता है सीरीज में, इसलिए जो एमीटर है वो करेक्ट रीडिंग देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे। तो लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में लगा के, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा के हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में लगा के हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के उसको एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ मैटर शोज द हाईएस्ट एक्सपेंशन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो जहां पे आपका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वहां पे होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हाईएस्ट एक्सपेंशन होगा। सॉलिड में आपका पास पास रहते हैं, लिक्विड में उससे पास, गैस में दूर रहते हैं, प्लाज्मा में पास रहते हैं, तो गैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकंड के बाद आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v जो है फाइनल जो वेलोसिटी है वो हमको निकालना है, तो v रख देते हैं ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी जो हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल तो 0 होगा ना, यहाँ पे हम आफ्टर 15 सेकंड पूछा है, तो टाइम दे दिया है हमको 15 सेकंड और फाइनल निकालना है, तो u 0 हो जाएगा, प्लस a हमको 9.8 दे दिया है और t हमको 15 सेकंड दे दिया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 147 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है इनर्शिया डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी नहीं, शेप नहीं, मास। बिल्कुल, इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया क्या है? यह वह गुण है जिससे किसी प्रकार का बदलाव का विरोध करता है। जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको चाहेगा कि मोशन में रहे। ठीक है, तो आपका डिपेंड करता है मास पे। नेक्स्ट है आपका द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल इकोज ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। ये तो डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पूछ दिया है, रिवर्बरेशन का ये डेफिनेशन है C22। ठीक है, नेक्स्ट Why does a bee sting cause pain and irritation? क्योंकि बी जो है, मधुमक्खी जो है, उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, बाकी सब छोड़ दो, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, इसलिए हमें दर्द और इरिटेशन होता है। नेक्स्ट है इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज लेस देन 1 इट मींस। तो देखो एयर का क्या होता है 1.003 एयर का होता है, इससे भी कम है तो मान लेते हैं कि एयर से कोई जो रेज है वो ट्रेवल कर रही है उससे डेंसर मीडियम में, मतलब लाइटर मीडियम में, सॉरी लाइटर मीडियम में, मतलब कि 1 से कम है ना, 1 से कम है लाइटर मीडियम में। तो अगर लाइटर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो जो लाइट का स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। लाइटर मीडियम में कर रहा है ट्रेवल, तो एयर से मान लेते हैं कि आपका ये कोई मीडियम है, इससे 0.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, तो लाइट जो है वो फास्टर मूव करेगा, सिंपल सा। तो द मीडियम एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट, ये गलत है। लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन दैट मीडियम इन वैक्यूम, नहीं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन दैट मीडियम देन इन वैक्यूम, बिल्कुल। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन दैट मीडियम देन इन वैक्यूम। द मीडियम इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, नहीं। सी द लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन दैट मीडियम देन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है और यहाँ पे लेस देन 1 बोला है, इसलिए आपका जो लाइट है फास्टर ट्रेवल करेगा वैक्यूम से भी। तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयंस। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, जिनको पता होगा इसका तभी निकाल पाएंगे। Al3+ एंड SO4 2-। ये चार्ज पता होगा तो आप इजिली निकाल सकते हैं। बस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, Al2 बेस पे और SO4 थ्राइस, ये आपका Al2SO4 थ्राइस। तो आंसर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है अभी जो री एग्जाम होगा उसमें। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ बैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड। बैलेंस फोर्सेस, मान लेते हैं कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं 10 न्यूटन का यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से 10 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस बताया। तो नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, दोनों आपस में कैंसिल करके नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं, इक्वल टू एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं, इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई लेना देना नहीं, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन इतना। इसमें तो आयन दे दिया, उसमें आयन आपको याद होता तो करेक्ट जाता, बट आयन याद नहीं था, यहाँ पे आयन दे दिया है तो बस 2 इधर कर दो, 3 इधर कर दो और आपका 3 हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। मतलब ज्यादा हवा चल रहा है तो आपका क्लोथ्स जो है वो क्यों जल्दी ड्राई हो जाते हैं। देखते हैं ऑप्शन। विंड डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल नहीं। विंड रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ क्लोथ, बिल्कुल नहीं। विंड इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी अराउंड द क्लोथ्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। विंड रिमूव्स द वाटर वेपर फ्रॉम क्लोथ सराउंडिंग। तो क्लोथ्स अगर हमने डाला है, विंड यहाँ से पास करेगा तो आपका जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे उसको लेके जाएगा, मतलब दूसरी जगह, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज टर्म्ड एज। मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एनर्जी हम लेते हैं उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन का आपका जो पीएच है वो क्या है, इक्वल टू 7 होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है आपका विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स विथ एज। एज के साथ आपका जो सिलियरी मसल्स है वो कमजोर हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो डिफेक्ट क्या होता है विजन का, वो होता है आपका प्रेसबायोपिया। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म आपका होता है इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। ठीक है, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया
एस्टिग्माटिज्म होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया आपका होता है दूरदृष्टि दोष, और मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो जो लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि रेटिना के बाद इमेज बनता है, यहाँ पे रेटिना यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा, और जो मायोपिया है तो रेटिना से पहले ही आपका मायोपिया में बन जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? इसको करेक्ट करने के लिए आपका मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? ताकि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो वो रेटिना पे हो, वहां पे आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन मेटल ऑक्साइड। तो एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन यूज जो है वो रेफ्रिजरेंट में ठंडा करने के लिए यूज होता था, बट अभी ओजोन का डिप्लीशन ज्यादा हो रहा था, इसके कारण इसको बैन कर दिया है, ये अब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, एसी सब में यूज होता था एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्मोक, फ्रॉम वेहिकुलर इमिशन, बाय द टेक ऑफ अ जेट प्लेन, फ्रॉम हाउस चिमनी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जेट प्लेन टेक ऑफ करेगा तो आपका ज्यादा साउंड जनरेट होगा। तो चलो यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना जो आंसर की है, आंसर की आपका होगा सबका, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सीएमए, मेटलर्जिकल, सबका प्लीज मेरे ईमेल एड्रेस कुणाल कुमार सिंह 96@gmail.com पे सेंड करने का कोशिश करें। इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा प्लीज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, साइंस का, कंप्यूटर का, आपका इन्वायरमेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।